अकाल और उसके बाद, और सिंदूर तिलकित भाल पढ़ना है। फिर रामधारी सिंह दिनकर जी का हिमालय और लोहे के पेड़ हरे होंगे ये पढ़ना है। फिर आगे का कलगी बाजरे की और यह दीप अकेला पढ़ना है। और भवानी प्रसाद मिश्र जी का गीत फरोश और सनपुड़ा के जो कह सकते हैं जो चने जंगल है उनके बारे में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, और इसके सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 15 मार्क्स, 5 मार्क्स और 1 मार्क्स, इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने सब बता दिया था। ठीक है, तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट सेक्शन में वीडियो को हमने ऐड कर दिया, वहाँ पर जाकर सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो वहाँ पर डिस्कस कर दिएगा। ठीक है, अब हम लोग आपको एक एक करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आएगा उसका आंसर चलिए बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला सवाल है जो आपसे पूछा जाएगा वो है, कवि जो नागार्जुन जी हैं, ठीक है, या बाबा नागार्जुन जिन्हें कहा जाता है, उनकी जो काव्य शैली है और उनकी भाषा की जो विशेषता है उनका वर्णन करने बोला गया है। यानी नागार्जुन जी की कवि काव्य शैली है और उनकी जो भाषा में विशेषता देखी जाती है उसका वर्णन करिए। तो नागार्जुन जी की काव्य शैली और भाषा की विशेषता पर बात करते हैं। तो हिंदी साहित्य में नागार्जुन, जिन्हें बाबा नागार्जुन के नाम से जाना जाता है, एक ऐसे कवि के रूप में प्रतिष्ठित है जो फेमस है, जिन्होंने अपनी कविता के माध्यम से आम जनता की आवाज़ को सशक्त ढंग से अभिव्यक्त किया। मतलब हम जैसे लोग जो आम जनता में अंतर्गत आते हैं उन सभी की आवाज़ को उन्होंने क्या किया, अपने काव्य के माध्यम से बताने का कार्य किया। वे प्रगतिशील और जनवादी चेतना के कवि थे। मतलब अगर कहा जाए जिस प्रकार की कवि थे वो लोगों की चेतना से जुड़े हुए थे और प्रगतिशील विचारधारा के थे, जिनकी रचनाओं में हम हमेशा सामाजिक यथार्थ देखते हैं, राजनीतिक व्यंग देखते हैं, लोक जीवन के बारे में, और विद्रोह की जो तीव्र भावना है वो हमें देखने को मिलती है। ठीक है, मतलब उनके आपको जब आप उनके मतलब किसी रचनाएं पढ़िएगा तो आपको ये सारी की सारी चीज़ वहाँ पर फेस करने मिलेगा। ठीक है, अगला बताया हुआ हमारे पास है कि उनकी काव्य शैली और जो भाषा दोनों ही अत्यंत विशिष्ट और प्रभावशाली। मतलब उनकी काव्य शैली और अगर भाषा देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा विशिष्ट है और लोगों पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये हमारे पास है कि नागार्जुन जी की काव्य शैली है, उसका सबसे प्रमुख गुण जो है उनकी जनवादी दृष्टि है। मतलब उनके काव्य में अगर सबसे बड़ा अच्छा क्वालिटी यही है कि उनका जो नेचर है, बेसिकली कहा जाए उनका जो गुण है वो जनवादी दृष्टि है। वे किसी एक वर्ग विशेष कवि नहीं, मतलब किसी खास वर्ग, जैसे बहुत सारे क्या होते हैं जो कवि होते हैं किसी खास वर्ग को लेकर चल, नहीं, वो ऐसे कुछ नहीं है, वो सभी वर्गों के लिए बराबर है, बल्कि समाज के हर तबके, चाहे विशेषकर किसान हो, मजदूर हो, वंचित के जीवनों को अपनी केवल अपनी बेसिकली जो कविता उनका केंद्र बनाना कार्य करते हैं। उनकी जो कविताएं सीधे जनता से संवाद करती है, मतलब जनता से सीधे बातचीत करने का कार्य करती है उनकी कविताएं। जैसे मान के चलिए उनकी जो प्रसिद्ध कविता है भोजपुर या मंत्र में, जो जनता की पीड़ा और संघर्ष का जो सजीव, मतलब उनके जो ये जो कविता है बेसिकली भोजपुर या मंत्र में, यहाँ जो जनता यानी जो आम जनता है बेसिकली उनकी जो पीड़ा और संघर्ष का जो संजीव जो है वो चित्रण हमें देखने को मिलता है। उनकी शैली में किसी भी प्रकार की कृत्रिमता, देखिए उनका जो शैली है बेसिकली उनमें किसी प्रकार का आर्टिफिशियल, जिसे हम लोग कृत्रिमता कहते हैं, ये अलंकारिक जटिलता नहीं है। मतलब यहाँ पर आपको कोई भी जटिलता देखने नहीं जाए, बल्कि बहुत ज़्यादा सहज है और स्पष्ट तरीके से लोग इसे समझ सकते हैं। अगला पॉइंट है, उनकी शैली में व्यंग और कटाक्ष का विशेष महत्व है। मतलब वो समाज में बेसिकली जो भी चीज़ चल रही है उन पे व्यंग करते हैं और कटाक्ष का विशेष महत्व दिया जाता है। नागार्जुन जी ने अपने समय की राजनीतिक और सामाजिक जो भी विसंगति है उन पर तीखा प्रहार किया। मतलब उनके अपने समय में जो भी राजनीतिक और जो भी सामाजिक विसंगति चल रही उन पर उन्होंने प्रहार किया, तीखा प्रहार। वे सत्ता, शोषण और जो भी अन्याय के खिलाफ निर्भीक होकर अपने जो विचार है वो लिखते हैं। उनकी कविता में व्यंग इतना सतत होता है कि वो पाठक को झकझोर कर सोचने में मजबूर कर देता है। मतलब जो भी लोग उनकी कविताओं पढ़ते हैं वो मजबूर हो जाते हैं कि इतना, मतलब कैसे कोई इतना अच्छा व्यंग कर सकता है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने नेताओं और जो भी भ्रष्ट व्यवस्था है उस पर करारा व्यंग किया, जो उनकी शैली की जो भी धार है बेसिकली उनको दर्शाने का कार्य करता है। मतलब उस समय के जो नेता और भ्रष्ट व्यवस्था है उन पर उन्होंने करारा क्या किया, व्यंग किया, जिससे ये उनकी शैली की जो धार है उसको बताने का कार्य करता है। नागार्जुन जी की काव्य शैली में यथार्थवाद, ठीक है, इसकी गहरी छाप देखने को मिलती है हमें। वे कल्पनाओं में खोए रहने वाले कवि नहीं थे, बल्कि वास्तविक जीवन की जो कठोर सच्चाई है उनको सामने लाकर रचनाकार थे। मतलब जो भी जीवन में चल रहा है, कठोर जो सच्चाई चल रहा है उनको लोगों के सामने ले लाकर रहने वाले रचनाकार थे। उनकी कविता में गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, शोषण और जो भी सामाजिक असमानता है उन सभी चीज़ों का हमें सजीव चित्रण मिलता है। वे यथार्थ को स्वरूप उसी रूप में प्रस्तुत करते हैं जैसा वो था, बिना कोई दिखावा के, जैसा है वैसे प्रस्तुत कर देते हैं। ठीक है, उनकी शैली में जो लोक जीवन है, ठीक है, उसका जो चित्रण है वो भी एक महत्वपूर्ण विशेषता बताता है। उन्होंने क्या किया अपने बेसिकली कविताओं में, जो ग्रामीण जीवन है, लोक संस्कृति, रीति रिवाज है और जो जनमानस है उनको अपनी कविता में प्रमुखता से स्थान दिया है। उनकी कविता में खेत खलियान हो, चाहे गांव की संस्कृति हो,
आम जनता का जो भावना है उसको स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। इससे उनकी जो कविता है बेसिकली वो आम जनता के लिए और भी अधिक क्या हो जाती है, करीब हो जाती है। नागार्जुन जी की अगर हम बात करें तो भाषा की बात करें तो उनकी भाषा अत्यंत ही सरल है, सहज है और जन सामान्य की भाषा है। उन्होंने संस्कृत निष्ठ और कठिन शब्दों की अपेक्षा बेसिकली उनके इस प्रकार के बोलचाल की भाषा का उपयोग किया है। उनकी भाषा में हिंदी के साथ साथ हमें मैथिली मिलती है, भोजपुरी मिलती है और अन्य कहा जाए लोक भाषाओं में कई शब्दों का यहाँ सुंदर समावेश देखने को मिलता है। इससे उनकी कविता में एक अलग ही हमें जीवंतता और ताजगी देखने को मिलती है। उनकी बात करें, उनकी भाषा में लोक भाषाओं का जो प्रयोग है वो सबसे मतलब उनकी जो कविता है उनमें सबसे ज़्यादा लोक भाषाओं का प्रयोग सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। वे स्वयं मैथिली के बड़े कवि थे, लेकिन उनकी जो कविताएं हैं में भी मैथिली का प्रभाव जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इससे उनकी जो भाषा है वो और भी स्वाभाविक और प्रोग्रेस बेसिकली प्रभावशाली बन जाती है। यह प्रयोग उन्हें अन्य कवियों से जो है एक अलग पहचान देता है। नागार्जुन जी की अगर बात किया जाए, भाषा में हमें प्राकृतिकता और संप्रेषणीयता का अद्भुत एक संतुलन देखने को मिलता है। उनकी कविताएं पढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे कोई आम व्यक्ति अपनी बातें कह रहा है। यही कारण है कि उनकी कविताएं जो है पाठकों के दिल पे सीधे से दिल पे लगती है। वे जटिल विचारों को बहुत सरल तरीके से समझा सकते हैं। ठीक है, उनकी भाषा में अगर चित्रकथा और विमर्शनता भी देखने को मिलती है। वे अपनों के बेसिकली अपने शब्दों के माध्यम से ऐसे चित्र खींचते हैं जो पाठक के सामने पूरा जो दृश्य जीवंत है वो हो उठता है। चाहे वो किसी गांव का दृश्य हो, किसी गरीब की दिशा हो या किसी भी राजनीतिक घटना का चित्रण हो, उनकी भाषा में एक सजीवता देखने को मिलती है। इसके अलावा उनकी भाषा में लयात्मकता और प्रभाव भी है। हालांकि उनकी जो कविताएं हैं वो प्रायः जो होती है वो मुक्त छंद में होती है, फिर भी एक स्वाभाविक लाव लय जो है वो देखने को मिलती है जो पाठक और आकर्षित करता है। उनकी भाषा में संगीतात्मक का जो हल्का सा एक स्पर्श भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अंततः कह सकते हैं कि नागार्जुन जी की जो काव्य शैली है, ठीक है, और जो भाषा है, दोनों ही उनकी जनवादी जो चेतना देखने को पता चलता है और यथार्थवादी दृष्टिकोण के अभिव्यक्ति होते हैं। उन्होंने कविता को एक केवल सौंदर्य और मनोरंजन का माध्यम नहीं माना है, बल्कि उससे सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त उपकरण मान के चले। ठीक है, उनकी जो सरल, सहज और प्रभावशाली भाषा है तथा तीखी जो यथार्थवादी शैली उन्होंने अपनाया, इससे करके उन्होंने हिंदी साहित्य में अपना एक विशिष्ट और एक महत्वपूर्ण स्थान उन्हें प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन आपसे बच्चों को जो पेपर में पूछा जाएगा। और ये सवाल कितने नंबर के लिए आएगा देखिएगा, 15 मार्क्स के लिए आपसे पूछा जाएगा। तो 15 मार्क्स के लिए इतना सफिशियंट है। आपसे बच्चे पेपर लिख के आते हैं तो आपसे बच्चों को पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, अगला सवाल है यूनिट 1 से ये कि नागार्जुन जी की कविताओं में जो जनजीवन और संघर्ष है इसका चित्रण कैसे हुआ है। मतलब उन्होंने अपनी कविताओं में बेसिकली जो जनजीवन और संघर्ष का चित्रण कैसे किया है इसके बारे में बताना है। तो आइए चलिए जानते हैं। तो हिंदी साहित्य के प्रमुख जनवादी कवि नागार्जुन जी की कविताओं में हमें जनजीवन और संघर्ष का एक चित्रण जो है अत्यंत ही सजीव, मार्मिक और यथार्थपूर्ण रूप में देखने को मिलता है। इन उनकी कविताओं में ये सब चीज मिलता है। वे केवल कवि नहीं है बल्कि जनता के अगर कहा जाए तो प्रतिनिधि स्वर, मतलब जनता जो बोलना चाहती है उनके रूप में प्रतिनिधि बनते हैं। उनकी रचनाओं में हमें आम आदमी, विशेषकर हम लोग किसान, मजदूर वर्ग हो गया हमारे पास है, गरीब और जो शोषित वर्ग है उनके जीवन का पीड़ा देखने को मिलता है, संघर्ष है और विद्रोह स्पष्ट रूप से हमें उनके कविताओं में अभिव्यक्त होता है। ठीक है, अगर हम बात करें अगला पॉइंट में, तो नागार्जुन जी की कविताओं में जनजीवन का जो चित्रण है किसी भी आदर्शवादी या काल्पनिक रूप में नहीं, बल्कि लगता है जैसे मान लीजिए कोई कि आप वास्तविक जीवन की जो कठोर परिस्थितियाँ उनके साथ आप बताने कार्य कर रहे हैं। वे ग्रामीण भारत की समस्या, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी और जो भी सामाजिक बेसिक चिंता है या विषमता है उनको अपनी कविताओं का विषय बनाते हैं। उनकी प्रसिद्ध कविता अकाल और उसके बाद में अकाल से जूझते जो लोग हैं उनकी स्थिति का चित्रण किया गया है, जो अत्यंत ही हमारे लिए हृदय विदारक सीन होता है उसके हिसाब उसके तरह रखता है। इससे भूख से तड़पते लोगों की जो हमें व्यवस्था देखने मिलती है और उनके जीवन में जो कठिनाई है और कि वो कितने कठिनाई से अपने जीवन को जीते हैं, इससे जो पढ़ने वाले लोग हैं जिन्हें पाठक कहते हैं वो भावुक उठते हैं। ठीक है, उनकी कविताओं में कहा जाए तो संघर्ष केवल बाहरी परिस्थिति से नहीं है बल्कि सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था से भी है। नागार्जुन ने शोषणकारी तंत्र, जिनमें भ्रष्ट राजनीति और सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ खुलकर लिखा है। वे अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाते हैं। उनकी कविताएं जो है मंत्र में जनता की जो आक्रोशपूर्ण चेतना है और साथ ही साथ संघर्ष की जो भावना है यह हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। वे लोगों को अपने अधिकारों के लिए जागरूक होने और लड़ने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं। नागार्जुन जी की जो यहाँ जनजीवन का
एक और महत्वपूर्ण पक्ष है कि किसान और जो मजदूर वर्ग है उनका जीवन बताता है। उन्होंने खेतों में काम करने वाले किसानों की जो मेहनत है, उनकी आर्थिक समस्याओं और उनके शोषण के बहुत गहराई समझा और फिर जाकर उन्हें कहीं चित्रित किया। उनकी कविताओं में किसान केवल एक पात्र नहीं रहता, याद रखिएगा, बल्कि संघर्ष का प्रतीक बन के उभर के निकलता है। इसी तरह मजदूर वर्ग की कठिनाई, उनका श्रम और उनका जो शोषण होता है, उनकी कविताओं में प्रमुखता से ये व्यक्त हुआ है। उनके कविताओं में कहा जाए तो संघर्ष का जो स्वर है केवल करुणा या सहानुभूति तक सीमित नहीं है, बल्कि उससे जो विद्रोह और प्रतिरोध की भावना भी व्यक्त होती है। नागार्जुन अन्याय को सहन करने के पक्ष में नहीं है, वे उसके खिलाफ क्या होना चाहते हैं, खड़े होकर उसकी प्रेरणा देते हैं। वे उनकी कविताएं जो है पाठकों को जन जागरूकता और एक संघर्ष की चेतावनी पैदा करती है। नागार्जुन जी के बारे में कहा जाए तो जी की कविताओं में जन जीवन के चित्रण में नागार्जुन ने लोक जीवन के जो विभिन्न पहलू हैं उनको भी स्थान दिया। उनकी कविताओं में हमें गाँव की संस्कृति, लोक परंपराएं, त्योहार और आम लोगों के सुख दुख का जो सहज चित्रण है वो सभी चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिलता है। वे जीवन के छोटे छोटे अनुभव को बड़े संवेदनशील से प्रस्तुत करते हैं, जिससे उनकी कविता और अत्यधिक क्या होती है, जीवंत और रहस्यमय लगती है। तो नागार्जुन जी की भाषा में उनके जन जीवन के चित्रण को भी प्रभावी बनाया। वे सहज, सरल और बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हैं, जिससे जो लोक भाषा है उनका समावेश होता है और ये कविताएं जो आम जनता के पास और अधिक निकट हो जाती है, जिससे उनकी बात जो है सीधे दिल पर लगती है। अंततः हम कह सकते हैं कि नागार्जुन जी की कविताओं में जो जनजीवन और संघर्ष का एक चित्रण केवल साहित्यिक रूप में नहीं है, बल्कि सामाजिक यथार्थ का दस्तावेज है। उन्होंने अपने समाज के जो समय के समाज की जितनी बुराई है उनको बिना किसी आडंबर के सामने रखा और जनता के संघर्ष को बेसिकली जो उन पर जोर दिया। उनकी कविता आज भी हमें सामाजिक जो समाज में अन्याय चलता है उसके विरुद्ध जागरूक और संघर्षशील बनाने का यहाँ पर प्रेरणा देने कार्य करता है। ठीक है, अगला सवाल है कि सिंदूर तिलकित भाल कविता, ये जो कविता है जो कवि नागार्जुन जी के द्वारा लिखी गई है, इस कविता का भावार्थ और संदेश विस्तार से जुड़ा हुआ सवाल आएगा पेपर में। ठीक है, तो चलिए आइए इस क्वेश्चन डिकोड करते हैं। तो सिंदूर तिलकित जो भाल कविता का भावार्थ और संदेश है, ये नागार्जुन जी की जो प्रसिद्ध कविता और बेसिकली उनकी कविता जिनमें उनकी संवेदनशीलता, मानवीय जो रिश्ते, उनकी गरिमा और हमारे भारतीय सांस्कृतिक जो मूल्य उनको बहुत गहरी समझ से ये व्यक्त करने का कार्य करती है। यह कविता अगर कहा जाए तो एक स्त्री के सौंदर्य का वर्णन नहीं करती, बल्कि देखिए एक स्त्री के मन में जो छिपे त्याग होते हैं, समर्पण होता है, प्रेम होता है और सामाजिक जीवन में जो भी यथार्थ है उन सभी को उजागर करने कार्य करती है ये कविता हमारे पास। अब इसका भावार्थ के बारे में बात करते हैं, आइए चलिए विस्तार से। तो सिंदूर तिलकित भाल कविता में कवि जो है एक विवाहित स्त्री के स्वरूप को चित्रण करते हैं, जिसके मस्तक पर सिंदूर क्या है, सजाया हुआ है। यह सिंदूर केवल सौंदर्य का प्रतीक ही नहीं है, बल्कि हमारी जो भारतीय परंपरा में यह विवाह, समर्पण और एक सामाजिक हमारी पहचान का भी संकेतक होता है। कवि इस स्त्री के माध्यम से हमारे भारतीय नारी के जो जीवन हो गया, उनकी भावनाएं हो गई और उसको बहुत ही गहराई तरीके से उनकी भूमिका जो है उसको यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। कविता में स्त्री का जो चित्रण है वो अत्यंत ही सरल और स्वाभाविक है। वो किसी रानी या देवी के रूप में नहीं है, बल्कि एक साधारण गृहिणी के रूप में सामने आती है, जो अपने परिवार के प्रति पूर्णतः समर्पित है। उसके चेहरे पर सिंदूर का जो तिलक है वो उसकी वैवाहिक स्थिति का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, लेकिन उसके साथ ही साथ उसका जीवन में जो संघर्ष है, जिम्मेदारी है और जो भी त्याग है वो सभी छिपे हुए इन सभी को बताने का कार्य करता है। कवि अपनी कविता में यह भी दिखाते हैं कि स्त्री जो है केवल घर की जो चार दीवारी तक है वहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि अगर वो अपने परिवार की धुरी भी है, वो अपने पति, बच्चे और पूरे परिवार के लिए निरंतर जो है प्रयास करती रहती है। उसके जीवन में कई कठिनाई आती, प्रॉब्लम आते हैं, फिर भी वो अपने कर्तव्यों का पालन पूरे मन से करती है। उसके चेहरे पे जो सिंदूर का तिलक है उसके आत्मबल और धैर्य का प्रतीक बन जाता है। इस कविता में कहा जाए एक और जो नारी एक और जहाँ नारी के सौंदर्य का साज वर्णन है, वहीं दूसरी ओर उसके जीवन में जो संघर्ष और पीड़ा है उसका भी यहाँ सूक्ष्म चित्रण किया गया है। कवि यह बताना चाहते हैं कि समाज में जो नारी की जो भूमिका है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन अक्सर उनके त्याग और परिश्रम को जो प्राप्त सम्मान मिलना चाहिए वो कहीं नहीं मिल पाता। ये भी चीज इस कविता में बताई गई है। अब इसका संदेश क्या है इस कविता का, आइए बताते हैं। तो इस कविता का जो मुख्य संदेश है, ठीक है, वो नारी के सम्मान, उसके त्याग और उसकी जो महत्वता है उसको समझाने का कार्य करता है। सिंदूर तिलकित भाल के माध्यम से कवि जो नागार्जुन जी है ये संदेश स्पष्ट करते हैं कि नारी केवल सौंदर्य की वस्तु नहीं है, बल्कि वो परिवार और समाज की आधारशिला है हमारे पास। कवि का यह भी संदेश, कविता जो है ये भी संदेश देती है कि हमें नारी के जो संघर्ष है और उनके योगदान को पहचानना चाहिए
और उसका जीवन केवल सुख और साज सज्जा तक ही सीमित नहीं रहता है, बल्कि उनकी कई जिम्मेदारियां होती है, चुनौतियां होती है। इसलिए समाज को चाहिए कि वो नारी का उचित सम्मान करे और समान अधिकार उन्हें प्रदान करे। ठीक है। इसके अतिरिक्त कहा जाए तो यह जो कविता है नागार्जुन जी की, भारतीय संस्कृति और परंपराओं की झलक भी प्रस्तुत करने का कार्य करता है। सिंदूर जो छोटी सी वस्तु हमें लगती है, लेकिन वो नारी के जीवन बहुत गहरे तरीके से, उसकी भावनाएं से और सामाजिक अर्थ रखती है। यह कविता हमारे सिर्फ अगर कहा जाए सांस्कृतिक जड़ों को समझने और उनका सम्मान करने का प्रेरणा देती है। कविता का एक महत्वपूर्ण संदेश यह भी है कि हमें सिर्फ बाहरी सौंदर्य से नहीं, उसके जो आंतरिक गुण है उनको भी महत्व देना चाहिए। नारी की असली सुंदरता जो है उसके त्याग के, धैर्य और उसका जो समर्पण है, इन सभी चीजों में निहित होता है। निष्कर्ष अगर हम बात करें इस कविता के बारे में, तो अंतर कह सकते हैं कि सिंदूर तिलकित भाल कविता में नागार्जुन जी ने एक साधारण स्त्री के माध्यम से जो असाधारण भावनाएं हैं और जीवन के यथार्थ को प्रस्तुत किया है। यह कविता नारी के प्रति जो सम्मान है, संवेदना है और उसकी महत्वता है, उनको पहचानने का सशक्त संदेश देती है। साथ ही साथ हमें यह भी सिखाती है कि समाज के हर वर्ग, विशेषकर नारी के योगदान को समझना चाहिए और उनके जो योगदान है उनको सराहना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है दिनकर जी के बारे में, यानी रामधारी सिंह दिनकर जी। उनकी जो काव्य विशेषताएं उनका वर्णन करने पूछा जा सकता है पेपर में आपको। तो हिंदी साहित्य के महान कवि रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के रूप में हम सभी जानते हैं। उनकी जो काव्य रचना है हमारी भारतीय संस्कृति, राष्ट्रवाद, वीरता, प्रेम, शौर्य और सामाजिक जो भी चेतना है, इन सभी का एक अद्भुत संगम प्रस्तुत करती है उनकी काव्य संरचना। ठीक है। दिनकर जी की काव्य विशेषताएं उन्हें हिंदी साहित्य में एक विशिष्ट और एक ऊंचा स्थान प्रदान करने का कार्य करती है। मतलब उनकी जो काव्य विशेषताएं, उन्हीं के माध्यम से उन्हें हिंदी साहित्य में, हिंदी लिटरेचर में एक विशिष्ट और ऊंचा पोस्ट मिला हुआ है। दिनकर जी की काव्य में सबसे प्रमुख जो तत्व देखा जाता है उनके काव्य संरचना में, वो है देशभक्ति और राष्ट्रीयता, नेशनलिज्म, और जो कह सकते हैं पेट्रियटिज्म है, वो देखने मिलता है। वे ऐसे समय में लिख रहे थे जब हमारा जो देश है, यानी भारत जो हमारा, वो स्वतंत्रता संग्राम से गुजर रहा था। उनकी कविताओं में राष्ट्र के प्रति जो गहरा एक प्रेम और स्वतंत्रता की जो आकांक्षा है, वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उनकी रचनाएं केवल भावनात्मक नहीं है, बल्कि प्रेरणादायक भी होती है, जो लोगों में उत्साह और जागृति पैदा करती है। हुंकार और जैसे रश्मिरथ तक आपने कृतियां पढ़ी होंगी, तो ये हमारे देश में राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत जो काव्य होते हैं उनका एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। उनकी कविताओं की दूसरी विशेषता हम बात करें तो दूसरी विशेषता वीर रस की प्रधानता है। दिनकर को वीर रस का जो सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। उनकी कविता में उत्साह, जोश, पराक्रम और संघर्ष की जो भावना है, वो अत्यंत ही प्रभावशाली ढंग से यहाँ व्यक्त होती है। साथ ही साथ वे अन्याय और जो अत्याचार के विरुद्ध जो संघर्ष है उनका आह्वान करते हैं। उनकी पंक्तियां पाठक के भीतर नया उत्साह और जो ऊर्जा है उसका एक कह सकते हैं संचार करने का कार्य करती है। दिनकर जी के काव्य में कहा जाए तो ओजस्विता और जो प्रभावशीलता है, इसका एक हमें अद्भुत समन्वय भी देखने को मिलता है। उनकी भाषा में एक ऐसा तेज और बल है जो पाठक को क्या करता है, मतलब जो पढ़ने वाले लोग हैं उन्हें प्रभावित करता है। वे अपने विचारों को इतनी शक्ति के साथ प्रस्तुत करते हैं कि उनकी जो कविता है वो सीधा लोगों के हृदय पर प्रभाव डालती है। उनकी ओजपूर्ण शैली ही, बेसिकली उनका जो शैली है, उसी से उन्हें कवियों, दूसरे कवियों से क्या करता है, अलग बनाने का कार्य करता है। उनकी रचनाओं में सामाजिक और राजनीतिक चेतना भी गहराई से विद्यमान देखी जाती है। दिनकर जी ने समाज में जो व्याप्त हमारी असमानता है, चाहे शोषण है और अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। वे केवल अतीत की महिमा का वर्णन नहीं करते, सिर्फ अतीत की बात नहीं करेंगे, बल्कि वर्तमान में जो भी समस्या है उन सभी चीज़ों विचार करेंगे, और जो चीज़ विचार करने के बाद समाधान की दिशा में यहाँ पर वो प्रेरित भी करते हैं। दिनकर जी की काव्य की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है पौराणिकता और ऐतिहासिक विषयों का प्रयोग। उन्होंने महाभारत, रामायण और जितने भी हमारे भारतीय इतिहास शास्त्र के जो पात्र है या घटनाएं, उनको अपने कविता का आधार बनाया। जैसे रश्मिरथ अगर पढ़िए कवि, तो उसमें कर्ण का चरित्र है। कुरुक्षेत्र में महाभारत की कथा के माध्यम से उन्होंने आधुनिक जो भी समस्याएं और जो नैतिक द्वंद्व है उनको प्रस्तुत किया है। इस प्रकार वे अतीत और वर्तमान के बीच में एक सेतु, मतलब पुल के रूप में क्या करते हैं, स्थापित करने का कार्य करते हैं। उनकी कविता में केवल वीरता ही नहीं, बल्कि श्रृंगार और करुण रस भी हमें देखने को मिलता है। उर्वशी उनकी एक ऐसी रचना है जिसमें प्रेम का, सौंदर्य का और मानवीय भावनाओं का अत्यंत कोमल और संवेदनशील चित्रण मिलता है। इससे स्पष्ट होता है कि दिनकर जी केवल ओजस्वी कवि ही नहीं, बल्कि एक भावुक और संवेदनशील कवि भी है। दिनकर जी की भाषा की जो बात की जाए तो भाषा सरलता है, स्पष्ट है और संस्कृत निष्ठा दिखी जाती है। उनकी भाषा में संस्कृत के जो तत्सम शब्द है उनका प्रयोग अत्यधिक भी देखा गया है। फिर भी वो जटिल नहीं लगता, मतलब इतना कॉम्प्लेक्स नहीं लगता कि लोग आसाम से मतलब इजीली पढ़ के समझ सकते हैं। उनकी भाषा प्रभावशाली और कह सकते गरिमामयी है।
जो उनके विषय के अनुरूप होती है। जहाँ आवश्यक होता है वे उस भाषा को और भी सरल और सहज रूप से बना लेते हैं। उनकी भाषा में अगर लयात्मक और जो छंदबद्धता है, इसका एक हमें सुंदर समावेश देखने को मिलता है। वे छंदों का कुशल प्रयोग करते हैं, लेकिन जिससे उनकी जो कविता में एक संगीतात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। उनकी पंक्तियां पढ़ते समय एक विशेष प्रकार की लय का हमें अनुभव देखने को मिलता है। अंततः हम कह सकते हैं कि दिनकर जी की जो काव्य विशेषताएं उनकी वो बहुत बहुआयामी कह सकते हैं प्रतिभा दर्शाती है। वे राष्ट्र कवि होने के साथ साथ मानवतावादी, दार्शनिक और प्रेम के कवि भी है। उनकी कविता में ओज, भाव, विचार और कला का एक अद्भुत हमें संतुलन देखने को मिलता है, जो उन्हें हिंदी साहित्य के महानतम कवियों में स्थान दिलाने का कार्य करता है। तो ये था हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है, हिंदी कविता में जो प्रकृति और राष्ट्रभक्ति का जो संबंध है इसको स्पष्ट करिए। देखिए ये कविता जो है हमारे पास है, ये रामधारी सिंह दिनकर जी इनके लिखी हुई है। आइए चलिए इसको भी डिकोड करते क्वेश्चन को कि हिमालय कविता में जो प्रकृति और राष्ट्रभक्ति का जो संबंध है उसको स्थापित करने बोला गया, इसके बारे में बताने बोला गया है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी की जो प्रसिद्ध कविता हिमालय में प्रकृति और राष्ट्रभक्ति का एक संबंध जो है अत्यंत ही गहरे और प्रभावशाली रूप में व्यक्त हुआ है। इस कविता में हिमालय केवल एक भौगोलिक पर्वत ही नहीं है, बल्कि वह भारतीय जो राष्ट्र है हमारा, उसकी आत्मा, गौरव, शक्ति और असीमता का प्रतीक बन के उभरता है। मतलब हिमालय सिर्फ आप बोल सकते हैं पर्वत ही नहीं रहा, वो हमारे भारत का गौरव भी है, आत्मा भी है, शक्ति भी है, असीमता के रूप में भी उभर कर निकला है। दिनकर जी ने प्रकृति के इसी विराट स्वरूप को क्या किया, मतलब हिमालय को अपने देशभक्ति की भावना को जागृत करने का सफल प्रयास किया। मतलब इसके इतने विराट स्वरूप से माध्यम से देशभक्ति की जो भावना है उसको जागृत करने का सफल प्रयास किया। मतलब इनका जो प्रयास था वो सफल भी हुआ है। कविता में हिमालय का जो चित्रण है एक जीवंत, जागृत और चेतन सत्ता के रूप में किया गया। कवि केवल उसे बर्फ से ढका हुआ एक पहाड़ नहीं मानते, बल्कि उसे हमारे भारत का प्रहरी, रक्षक और एक प्रेरणा स्रोत भी मानते हैं। हिमालय की जो ऊंचाई है, विशालता है और अडिगता है, यह भारतीय राष्ट्र की महानता और जो अटलता है इसका प्रतीक बन जाती है। इस प्रकार प्रकृति का यह जो स्वरूप है वो सीधे राष्ट्रभक्ति से क्या होता है, जुड़ जाता है। दिनकर जी ने हिमालय की जो भव्यता है और शक्ति का वर्णन करते हुए यह संकेत दिया है कि जैसे हिमालय अटल है और अडिग खड़ा है, वैसे ही भारतवासियों को अपने राष्ट्र के प्रति क्या रहना चाहिए, दृढ़ और समर्पित रहना चाहिए। हिमालय की जो अचलता है और उसकी जो सहनशीलता है, यही उसको राष्ट्र के नागरिकों के लिए आदर्श बनाती है। यहाँ प्रकृति बेसिकली कहा जाए तो सौंदर्य का प्रतीक ही नहीं है, वैसा नहीं है, बल्कि प्रेरणा और आदर्श का स्रोत भी बन जाता है यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, फिर अगला पॉइंट बताया हुआ है कि कविता में एक और हिमालय का जो प्राकृतिक सुंदरता, उसकी जो बर्फीली चोटियां है, साथ ही साथ जो शीतल वायु है, नदियों का उद्गम का जो चित्रण है, तो दूसरी है उसमें छिपी हुई हमारे पास राष्ट्रीय चेतना का भी उसमें आह्वान किया गया है। जैसे हिमालय हमारी भारतीय संस्कृति, सभ्यता और इतिहास का साक्षी रहा है, क्योंकि इसलिए वो राष्ट्र की जो गौरव गाथा है उसका भी प्रतीक बन जाता है। उसकी महानता हमें अपने अतीत की याद दिलाती है और वर्तमान में जो कर्तव्य के प्रति जागरूक बनाती भी है साथ में। ठीक है, अगला पॉइंट है, दिनकर जी हिमालय को एक प्रेरणादायक शक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो भारतीयों को कायरता छोड़कर साहस और वीरता अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। वे मानो पुकार कर कह रहे हैं कि देश के नागरिक अपने स्वाभिमान और जो स्वतंत्रता है, ठीक है, उसकी जो रक्षा है वो करें। इस प्रकार प्रकृति का ये जो रूप है वो हमें सीधे सीधे राष्ट्रभक्ति की जो भावना है उसको जागृत करने का कार्य करता है। फिर अगला पॉइंट बताया हुआ है, कविता में यह भी स्पष्ट होता है कि प्रकृति और जो राष्ट्रभक्ति है उसका जो संबंध है केवल प्रतीकात्मक नहीं, मतलब सिर्फ सिम्बोलाइज नहीं करता, बल्कि ये भावनात्मक रूप से और आध्यात्मिक रूप से भी जुड़ा हुआ है। हिमालय भारतीयों के मन में गहरे सम्मान और श्रद्धा का भाव उत्पन्न करता है, और यही भावना जो है राष्ट्र के प्रति जो प्रेम है उसमें परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार प्रकृति के प्रेम और राष्ट्र के प्रति एक दूसरे से सभी लोग जुड़ जाते हैं हमारे पास। ठीक है, अंततः हम कह सकते हैं कि हिमालय जो है कविता में दिनकर जी ने प्रकृति को केवल सौंदर्य के रूप में नहीं, बल्कि राष्ट्र के सशक्त माध्यम के रूप में प्रस्तुत करने का कार्य किया है। हिमालय की जो महानता है, अडिगता है और प्रेरणादायक स्वरूप के रूप में उन्होंने देशवासियों में साहस, स्वाभिमान और जो राष्ट्र प्रेम की भावना है उसे जागृत करने का प्रयास किया है। इस कविता में प्रकृति जो है और जो राष्ट्रभक्ति का जो संबंध है हमें वो अत्यंत ही गहन है, प्रेरणादायक है और जीवंत रूप से हमारे सामने आता है। तो भवानी प्रसाद मिश्र जी के जो प्रसिद्ध कविता गीत परोस, यह जो है हिंदी साहित्य में
व्यंग का एक अत्यंत ही महत्व कह सकते हैं प्रभावशाली उदाहरण माना जाता है। ठीक है, यानी व्यंग करने का एक प्रभावशाली उदाहरण है। इस कविता में कवि ने क्या किया, मतलब जो भवानी प्रसाद मिश्र जी है, उन्होंने आधुनिक समाज, विशेषकर कहा जाए साहित्य और कला का जो बाजारीकरण देखा है बेसिकली, ठीक है, मतलब जो मार्केटिंग देखा है, उस पर एक तीखा और मार्मिक जो व्यंग है वो यहाँ पर किया है। गीत फरोश का अर्थ ही है गीत बेचने वाला, मतलब इसे प्रतीक के माध्यम से कवि ने क्या किया, रचनाकार की जो व्यवस्था है और समाज की जो हमारी विकृत मानसिकता है उसको उजागर करने का प्रयास किया है। ठीक है, इस कविता का मूल भाव यह है कि कवि जो है स्वयं को गीत बेचने वाला कहता है, मतलब कवि जो है खुद को कहता है कि हम गीत बेचने वाले हैं, जो अपनी रचनाओं को क्या करता है, बाजार में बेचने के लिए मजबूर है। यहीं से इस व्यंग की क्या होती है, शुरुआत होती है। सामान्यतः कवि क्या करता है, यह जो कविता और कला होता है वो खुद को एक प्रवृत्त, आत्मिक और भावनात्मक अभिव्यक्ति माना जाता है। लेकिन मिश्र जी दिखाते हैं कि आधुनिक समाज, जो मॉडर्न वर्ल्ड हमारे पास है, वो भी अब एक वस्तु सा बन के रह गया जिसे लोग खरीद और बेच भी सकते हैं। यह स्थिति अपने में बड़ी ही विडंबनापूर्ण है, बड़ा ही दिक्कत वाला स्थिति है, और इसी विडंबना पर कवि जी ने, कवि का जो व्यंग है वो केंद्रित किया हुआ है। ठीक है, तो आइए जानते हैं कवि कविता में व्यंग का जो कह सकते हैं जो स्वरूप है या जो स्वर है वो अत्यंत ही सरल और सहज भाषा में व्यक्त हुआ, मतलब बहुत ही इजी लैंग्वेज में इसका इस्तेमाल किया गया, जो उसकी प्रभावशीलता की और बढ़ा देता, मतलब उसकी प्रभावशीलता और बढ़ जाती है। कभी कभी भी कठोर या जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं करता, बल्कि आम चाल में जो हम बेसिकली हम बोलचाल जो भाषा इस्तेमाल करते हैं ना, वही उन भी भाषाओं का इस्तेमाल करता है। यही सरलता व्यंग को क्या करती है, और अधिक तीखा मतलब बनाने कार्य करती है, क्योंकि पाठक जो है वो बिना किसी कठिनाई के, ताकि जो अर्थ को आसानी समझ सके और उस पर जो व्यंग किया गया उससे जो चोट लगेगा उस चीज को वो महसूस कर सके, इस चीज पे काम किया गया। ठीक है, तो गीत फरोश जो कविता है इसमें व्यंग का एक महत्वपूर्ण पक्ष है कि कलाकार की मजबूरी, मतलब जो कलाकार है उसकी कुछ मजबूरी रहेगी। कवि ये दिखाते हैं कि समाज में कला का सम्मान जो है वो कम हो गया है, मतलब आर्ट का जो सम्मान है, रेस्पेक्ट है, वो कम हो गया। और कलाकार जो कि आर्टिस्ट है उसको अपने जीवन जीविका चलाने के लिए अपनी रचनाओं को क्या करना पड़ा, बेचना पड़ रहा है। यह स्थिति कलाकार के जो आत्मसम्मान है उसको कहीं ना कहीं आहत करती है, लेकिन वो फिर भी क्या कर सकता है, विवश है, उसे बेचना ही पड़ेगा। इस प्रकार कवि ने समाज में जो यह व्यवस्था बेसिकली चल रही है उस पर व्यंग किया कि कलाकार को इस स्थिति में धकेल दिया जाता है। ठीक है, फिर कविता में व्यंग का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि समाज की जो उपभोक्तावादी मानसिकता, मतलब लोग कला का आनंद लेने के बजाय उसे एक वस्तु की तरह देखते हैं। ठीक है, वे उसकी कीमत लगाते हैं कि उसका क्या प्राइस हो सकता है, मोलभाव करते हैं और उसे सिर्फ एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन के साधन के रूप में देखते हैं। यही मानसिकता जो है उस पर कवि जी ने जो कटाक्ष, एक तीखा कटाक्ष किया है। यहाँ व्यंग केवल समाज पर ही नहीं बल्कि लोगों की सोच पर भी है, जो कला को सिर्फ क्या मान के चलते हैं कि वास्तविक मूल्य को समझने में असमर्थ है, मतलब कला का जो रियल वैल्यू है उसको समझने में वो फेल हो चुके हैं। ठीक है, कवि का व्यंग कभी कभी आत्म व्यंग का भी रूप ले लेता है। कवि जी का जो व्यंग है यहाँ पर है, ठीक है, वो कभी कभी आत्म व्यंग के रूप में ले लेता है। जब वो स्वयं को गीत फरोश कहता है तो यह केवल समाज पर व्यंग नहीं है, मतलब जब खुद को बोलता है कि हम गीत फरोश हैं, मतलब जो गीत बेचने वाले, वो खुद समाज पर व्यंग नहीं कर रहा है बल्कि अपनी स्थिति को भी विडंबना की, अपना मेरा भी जो कंडीशन है उस चीज को वो स्वीकार करता है। यह आत्म स्वीकृति जो है वो व्यंग को और भी अधिक गहरा बना रहा है और प्रभावशाली बनाता है, क्योंकि इसमें सच्चाई और ईमानदारी का जो तत्व है वो शामिल होता है। ठीक है, इस कविता में व्यंग की एक और विशेषता है कि उसकी सूक्ष्मता और मार्मिकता, यानी इस कविता में बेसिकली व्यंग का एक और सबसे बड़ा खासियत ये है कि ये अत्यंत क्या है, सूक्ष्म है और मार्मिकता है। कभी सीधे सीधे क्या करता है, किसी पर मतलब डायरेक्टली किसी पर आरोप नहीं लगा रहा, बल्कि परिस्थिति और व्यवहार के माध्यम से जो भी सच्चाई चल रही है उसको उजागर करने का कार्य कर रहा है। यह अप्रत्यक्ष व्यंग ही जो है वो पाठक के मन पे क्या कर रहा है, अधिक गहराई से प्रभावित करने का काम करता है। अंततः कह सकते हैं कि गीत फरोश में जो व्यंग है वो केवल हंसी उत्पन्न करने के लिए नहीं है, बल्कि समाज की जो सच्चाई है उसको लाने का भी एक सशक्त माध्यम है। भवानी प्रसाद मिश्र जी ने इस कविता के माध्यम से स्पष्ट किया है कि जब कला और साहित्य बाजार की जो वस्तु बन जाती है तब वास्तविक जो उद्देश्य होता है और तो मूल्य कहीं खोने लगता है। यह कविता हमें सोचने मजबूर करती है कि हम कला और कलाकार के प्रति जो अपने दृष्टिकोण है उसको कैसे सुधार सकते हैं, ये बताने का कार्य करता है। तो ये था हमारा पहला सवाल आज के इस वीडियो का, जो 15 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास है सतपुड़ा के जंगल कविता। इसमें प्रकृति का जो चित्रण हुआ है इसके बारे में बताने बोला गया है। तो भवानी प्रसाद मिश्र जी की प्रसिद्ध कविता सतपुड़ा के जो जंगल है उनमें हिंदी साहित्य में जो प्रकृति चित्रण का अत्यंत ही सुंदर, सजीव और एक आत्मीय उदाहरण हमें देखने को मिलता है। इस कविता में कवि जी ने सतपुड़ा जो पर्वत है उस श्रेणी के घने जंगलों को ऐसा चित्र प्रस्तुत किया है
जो पाठक के मन को मान लो उस वातावरण में लेके चले जाते हैं, उस एनवायरनमेंट लेके चले जाते हैं जहाँ केवल हमें प्रकृति की वस्तु नहीं बल्कि एक ऐसा जीवन रहस्यमय और आत्मीय सत्ता के रूप में हमें उपस्थित महसूस होता है। ठीक है। कविता में प्रकृति का जो चित्रण बहुत ही सजीव तरीके से और गतिशील रखा गया है। कवि जंगलों को स्थिर या निष्क्रिय रूप में नहीं देखते बल्कि उनमें देखते कि उनमें जीवन है और जीवन में हलचल है और एक चेतना का अनुभव करते हैं। पेड़ों की हरियाली हो, चाहे लताओं का फैलाव हो, झाड़ियों की घनता हो और पत्तों की सरसराहट हो, ये सभी तत्व मिलकर क्या करते हैं, एक जीवंत जो वातावरण है उसका निर्माण करने का कार्य करते हैं। ऐसा लगता है कि मानो जो जंगल है वो सांस ले रहा है और वो अपनी उपस्थिति की वो भी मौजूद है, उसका एहसास यहाँ बता रहा है। इस कविता में कवि का एक महत्वपूर्ण पक्ष उसकी जो घनता और रहस्यमयता इसके प्रति भी जुड़ा हुआ है। सतपुड़ा के जो जंगल है वो इतने घने और विस्तृत है कि उनमें प्रवेश करना किसी भी रहस्यमय दुनिया में जाने जैसा है। मतलब किसी रहस्यमय दुनिया जाएगी उस प्रकार इतने घने कि आप जा नहीं सकते जल्द से जल्द। कवि इस रहस्य को बहुत ही क्या करता है, प्रभावशाली ढंग से, मतलब कवि जो है वो इस चीज को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से रिप्रेजेंट करने का काम करता है। जंगल की गहराई हो, चाहे अंधकार हो, अनजान रास्ते पाठक के मन में क्या करते हैं, कौतूहल पैदा करते हैं और एक रोमांच पैदा करने का कार्य करते हैं। कवि ने प्रकृति के जो धनात्मकता पक्ष है उसका एक बहुत ही सुंदर चित्रण किया, जिसमें जंगल में पक्षियों की जो चहचहाट होती है, पत्तियों की खड़काहट होती है, हवा की सरसराहट होती है, ये सभी ध्वनियां मिलकर क्या करती है, कविता में एक संगीतात्मक वातावरण बनाती है। यह धनात्मकता पाठक को क्या करती है, प्रकृति के और भी अधिक करीब ले जाने का कार्य करती है और उसे उस वातावरण का अनुभव दिलाने का कार्य करती है। ठीक है। फिर अगला बताया पॉइंट में कि सतपुड़ा के जंगल में प्रकृति का जो चित्रण है वो केवल बाहरी सौंदर्य तक ही सीमित नहीं, मतलब सिर्फ बाहर से ही सिर्फ सौंदर्य नहीं दिखाया गया, बल्कि उसमें आदिम और मौलिक जीवों का बोध भी है। यह जंगल सभ्यता के शोर शराबे से दूर है और अपने मूल स्वरूप में विद्यमान है। यहाँ जीवन जो है सरल है, स्वाभाविक है, साथ ही साथ प्रकृति के नियमों के साथ चलता है। कवि इस आदिमता को सकारात्मक रूप में प्रस्तुत करते हैं, मानो यह मनुष्य के लिए एक शांति और संतुलन का स्थान हो। ठीक है। कविता में मानवीकरण यानी पर्सनिफिकेशन का भी सुंदर प्रयोग हुआ है। कवि जंगल को एक जीवित प्राणी की तरह देखते हैं, मानो सो रहा है, जाग रहा हो, कुछ कह रहा हो। इस शैली से प्रकृति और भी अधिक निकट और आत्मीय लगने लगती है। इसके साथ ही साथ कविता में प्रकृति का जो चित्रण है वो आत्मीय है और संवेदनात्मक है। कवि केवल दृश्य नहीं दिखाते बल्कि उसे उसकी उस वातावरण की अनुभूति भी कराते हैं। पाठक को ऐसा लगता है जैसे वो स्वयं जंगल में घूम रहा, उनकी ठंडी हवा महसूस कर रहा और उसको गहराई से देख रहा हो। अंततः कह सकते हैं कि सतपुड़ा के जो जंगल है कविता में प्रकृति का जो चित्रण है बहुआयामी है। वो सुंदर भी है, रसपी है, शांत भी है और जीवंत भी है। भवानी प्रसाद मिश्र जी ने अपनी जो कह सकते हैं सरल, सहज और चित्रात्मक भाषा के रूप में प्रकृति को इस प्रकार प्रस्तुत किया कि वो पाठक के मन में गहराई छाप छोड़ देता है। यह कविता हमें प्रकृति की जो सौंदर्य है, उसकी शक्ति है और उसके महत्व का एहसास दिलाने का कार्य करती है। ठीक है। तो ये था हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आज के इस वीडियो का। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, यह दीप अकेला कविता में आशा और संघर्ष की जो भावना है उसको स्पष्ट करने बोला गया है। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय की जो प्रसिद्ध कविता है यह दीप अकेला, यह आधुनिक हिंदी कविता में आशा, संघर्ष और आत्मविश्वास का एक अत्यंत ही सशक्त प्रतीक मानी जाती है। इस कविता में दीप यानी जिसे दिया भी कहते हैं केवल एक साधारण प्रकाश का स्रोत नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के जीवन की जो भीतर की उसकी शक्ति है, आशा है और जो संघर्षशीलता है इसका प्रतीक बन के रह चुका है। ठीक है। मतलब उसे उभरता है। कविता का जो केंद्रीय भाव यह भी है कि भले दीप अकेला हो लेकिन वो अंधकार से लड़ने का जो साहस है वो रखता है। यहाँ अकेलापन निराशा या कमजोरी का प्रतीक नहीं है, बल्कि अगर कहा जाए यहाँ जो अंधेरा है, ठीक है, ये सॉरी माफ करिए, अकेलापन जो है वो आत्मनिर्भरता और जो दृढ़ संकल्प है उसको बताने का संकेत देता है। कवि ये बताना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति या एक व्यक्ति भी यदि उसमें आत्मबल और संकल्प हो तो वो बड़े से बड़े अंधकार या रहस्यमय जो सामना दिक्कतें आ रही उनका सामना कर सकता है। ठीक है। फिर है आशा की भावना। कविता में दीप आशा का प्रतीक है बेसिकली। ठीक है। होप है हमारे पास है। अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो क्यों ना हो, एक छोटा सा अगर दीप भी है तो उसे दूर करने की क्षमता रखता है। यह संदेश ही जो है इतना प्रेरणादायक है कि जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों हो जाए, आशा का एक छोटा सा दीपक ही हमें क्या कर सकता है, आगे बढ़ने की राह दिखा सकता है। दीपक का जलना यह दर्शाता है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो वो आशा कभी भी समाप्त नहीं होती हमारे पास। ठीक है। कवि यह भी संदेश देते हैं कि यह दीप जो है दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। जब एक दीप जलता है तो अन्य दीपों को प्रज्वलित कर लेता है। तो इस प्रकार आशा जो है, कहा जाए आशा का यह संदेश जो है केवल व्यक्तिगत ही नहीं है बल्कि सामूहिक रूप से ही बन जाता है हमारे पास। ठीक है। संघर्ष की भावना देखने को मिलती है। यह जो कविता यह जो दीप अकेला हमारी कविता हमारे पास है इसमें जो संघर्ष की भावना है वो अत्यंत ही प्रबल है। दीप को जलाते रखने के लिए उसे हवा, तूफान और जो अंधकार है
उससे निरंतर बचाए रखना पड़ता है, ठीक है, या संघर्ष करना पड़ता है, फिर भी वो बुझता नहीं है, बल्कि और अधिक दृढ़ता से क्या रहता है वहां पर जलता रहता है। यह मनुष्य मानव के जीवन का प्रतीक होता है, क्योंकि इनमें अनेक बाधा और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। कवि का यह स्पष्ट करते हुए संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसे स्वीकार करना चाहिए। संघर्ष ही मनुष्य को क्या करता है, मजबूत बनाता है और उसे अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने की प्रेरित करता है। दीप का लगातार जो जलना है, यह सच्चा संघर्ष वही है जो विपरीत परिस्थितियों में हार नहीं मानता। आशा और संघर्ष का संबंध बात करें तो इस कविता में आशा और संघर्ष जो है एक दूसरे को पूरक है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है। आशा के बिना संघर्ष संभव नहीं है और संघर्ष के बिना आशा का कोई स्थान नहीं, ये अर्थ नहीं है। इसीलिए यहाँ पर आशा है और वो इसलिए जलता है क्योंकि वो संघर्ष करता है। यह संबंध जो है जीवन का एक गहरा सत्य होता है हमारे पास, ठीक है। अगला बताया वो निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं कि अंततः कह सकते हैं यह दीप अकेला कविता में सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे ने एक छोटे से दीप के माध्यम से, ठीक है, जीवन के जो बड़े सत्य है उसको उजागर किया है। और कविता हमें यह सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना, हमें आशा नहीं छोड़नी चाहिए, निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। यही संघर्ष और जो आशा है हमें सफलता और प्रकाश की ओर लेके जाता है, ठीक है। याद रखिए क्वेश्चन को। कलगी बाजार कलगी बाजरे की कविता में जो प्रतीकवाद और जो प्रयोगवाद है इसका विश्लेषण करने बोला गया। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे की जो कविता है कलगी बाजार की, हिंदी में प्रयोगवादी काव्य की एक महत्वपूर्ण संरचना है। इस कविता में अज्ञे ने प्रतीकवाद और जो एक प्रयोगवाद है दोनों को ही अत्यंत प्रभावशाली समन्वय में प्रस्तुत किया है, ठीक है। इस कविता में कवि अपने गहन सूक्ष्म और जो अर्थ है और साथ ही नवीन जो अभिव्यक्ति है उसको अपनी शैली के कारण और भी विशेष मानी जाती है, ठीक है। प्रतीकवाद का विश्लेषण करें अगर तो कलगी बाजरे की में अज्ञे ने साधारण सी वस्तु बाजरे की कलगी को एक गहरे प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है। यह कलगी केवल खेत में जो लहलाती हुई फसल होती है उसका हिस्सा नहीं, बल्कि ये जीवन की सादगी, सौंदर्य और स्वाभाविकता का भी प्रतीक बन जाता है। कवि इस छोटे से दृश्य में भी गहरी अनुभूति और सौंदर्य खोज लेता है। यहाँ बाजरे की जो कलगी है उसको प्रकृति की सहज सुंदरता और ग्रामीण जीवन की जो पवित्रता है उसका प्रतीक माना गया है। यह किसी भव्य या जो अलंकृत या अलंकारिक वस्तु की तरह नहीं है, बल्कि एक साधारण उपेक्षित चीज है जिसे आमतौर पर लोग जो है वो अनदेखा कर देते हैं, ठीक है। आगे इन सभी वस्तुओं में भी सौंदर्य और साथ ही साथ अर्थ खोजते हैं, यही उनके प्रतीकवाद की विशेषता होती है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है, इसके अतिरिक्त कलगी जो है वो मनुष्य की भावनाओं से मनुष्य की भावनाओं का प्रतीक माना जाता है। जैसे हवा के झोंकों से कलगी हिलती डुलती रहती है, वैसे ही मनुष्य के मन की परिस्थितियां भी है वैसे प्रभावित होते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो प्रतीक इस पर यह प्रतीक जीवन की संवेदनशीलता और जो परिवर्तनशीलता होता है, ठीक है, उसका ये दर्शाने कार्य करता है। आगे का प्रतिवाद पक्ष जो प्रत्यक्ष नहीं होता बल्कि सूक्ष्म होता है और बोधगम्य होता है। वे सीधे सीधे कोई संदेश नहीं देते हैं, बल्कि प्रतीकों के माध्यम से पाठकों को अर्थ खोजने की प्रेरित करते हैं। यह इस कविता की गहराई है और साथ ही साथ विशेषता है। अगला पॉइंट है हमारे पास है प्रयोगवाद का विश्लेषण, ठीक है। कलगी बाजरे की प्रयोगवादी काव्य धारा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। जैसे अगेन इस कविता में पारंपरिक जो काव्य शैली है और विषयों से हटकर जो नवीन प्रयोग किए उसमें बताया गया है। सबसे पहले उनकी विशेषता में नवीनता है, साथ ही साथ उन्होंने किसी बड़े अगर या पौराणिक विषय के बजाय एक साधारण ग्रामीण जो दृश्य है उसको अपनी कविता केंद्र बनाया। यह उस समय के लिए है एक नया और साहित्यिक कदम था, क्योंकि इससे पहले प्राय जो है भव्य और आदर्शवादी विषय पर केंद्रित होते थे, ठीक है। फिर बताया हुआ हमारे पास है कि दूसरे उनकी भाषा और शैली में क्या है, नवीनता। अगेन ने सरल, संक्षिप्त और अर्थगर्भित भाषा में प्रयोग किया। उनकी कविता में अनावश्यक जो अलंकार है यह शब्द भंडार नहीं दिखते मिलते हैं, बल्कि शब्दों में गहरी बात कहने की अनुभूति है। यह प्रयोगवाद की एक प्रमुख विशेषता होती है। तीसरी कविता की संरचना बारे बात करें तो पारंपरिक छंदों से यह भिन्न है। यह मुक्त छंद में लिखी गई है जिसमें लय हो, लेकिन वो किसी भी निश्चित छंद के बंधन नहीं बंधी है, ठीक है। यह भी प्रयोगवाद का एक महत्वपूर्ण वस्तु है हमारे पास। अगला है, अगे ने अपनी कविता में व्यक्तित्ववाद और जो आत्म अनुभूति है उसको भी एक प्रमुखता दी है। वे बाहरी दुनिया के बजाय अपने जो आंतरिक अनुभूति और संवेदनशीलता है उसको यहाँ व्यक्त करते हैं। यह दृष्टिकोण जो है वो प्रयोगवादी काव्यधारा की पहचान होती है। निष्कर्ष के बारे में बात करें तो अंत कह सकते हैं कलगी बाजरे की कविता में सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य आगे ने एक प्रतीकवाद और प्रयोगवाद का बहुत ही सुंदर और प्रभावशाली समन्वय प्रस्तुत किया है। एक साधारण सी वस्तु के माध्यम से जो गहरे अर्थ है वो प्रकट करना और पारंपरिक काव्य शैली से हटकर नवीन प्रयोग करना इस कविता की सबसे बड़ी विशेषता है। और यही पाठक के मन में केवल प्रकृति सौंदर्य के प्रति अनुभव कराती है, बल्कि उसे गहराई से सोचने और अर्थ खोजने की प्रेरित करती है।